हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अगले चरणों को। यानी कि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिर में कौन से कारण थे जिसके लिए हमें एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, किसने उसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कौन ऐसे व्यक्तित्व थे जो उसके गठन के लिए जिम्मेदार रहे, आखिर क्या कारण थे, उसके पीछे थ्योरियां क्या थी। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न जिनका हमें इस वीडियो के अंतर्गत जवाब मिलेगा। आखिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम चरण के बारे में जिसको मॉडरेट चरण कहा जाता है या जिसको उदारवादी चरण की संज्ञा दी जाती है, 1885 1905 तक जो चला। कौन कौन से प्रमुख लीडर थे, उनकी क्या भूमिकाएं थी, उन्होंने क्या पद्धतियां अपनाई, किस प्रकार से अपने संघर्ष को उन्होंने एक गति प्रदान करी और दिशा प्रदान करी, किस प्रकार से उनके द्वारा संघर्ष किया गया, क्या सफलताएं रही, क्या असफलताएं रही, और किस वजह से मॉडरेट्स जो थे वह सीमित सफलताएं प्राप्त कर सके। इन सभी विषयों को हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और ध्यान दीजिए इस वीडियो पे। इसमें आपको कई सारे अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको आपका जो एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है या यू किसी भी सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप देते हैं या फिर आप कोई भी अन्य एग्जाम देते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपकी सहायता करने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए। आइए प्रारंभ करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेकंड पार्ट को। पहले सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे रीजन और रिक्वायरमेंट, यानी कि आखिर वे कौन से कारण थे जिसके वजह से एक राष्ट्रव्यापी आपको संस्था की आवश्यकता थी। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे संगठन थे जो कि कांग्रेस से पूर्व जिनका निर्माण किया गया और उन्होंने किस प्रकार से एक पैन इंडिया विजन भारतीयों के समक्ष रखा कि हमें अब एक राष्ट्रव्यापी स्तर का संगठन बनाने की आवश्यकता है। उसी क्रम में हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए कि जिसकी वजह से राष्ट्रव्यापी संगठन के निर्माण की दिशा में जो भारतीय नेतृत्व था उस कालखंड का, उसको जाना पड़ा। नेशन बिल्डिंग और यूनिटी, जैसा कि हम जानते हैं भारत एक बहुरंगी देश है, विविधता युक्त देश है, भारत की जलवायु अलग है, भारत में विभिन्न प्रकार के परिधान पहने जाते हैं, मौसम अलग है, लोगों की अभिरुचियां अलग हैं, तो हर हिसाब से भारत एक बहुरंगी और विविधता युक्त देश है। इसीलिए इस देश की आवश्यकताएं अलग नहीं है, इस देश के आपके सोचने के नजरिए अलग रहे हैं, राजनीतिक अभिमत अलग रहे हैं, यहाँ तक कि धर्म, जाति, भाषा आदि की भेद यहाँ पे विद्यमान है। उसी को देखते हुए भारत में जब राजनीतिक परिदृश्य का गठन होना चालू हुआ तो एक बात शीघ्र ही समझ में आने लगी कि अगर हम किसी कुछ मुद्दों पर एक मत होके राय नहीं रखेंगे तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अंग्रेजों को हम कभी दबाव में नहीं ला सकते क्योंकि हम सदैव आपस में ही अगर टकराते रहेंगे, विभिन्न मुद्दों पे अलग अलग राय रखते रहेंगे, तो भारत राष्ट्रीयता की दिशा में नहीं बढ़ सकेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रव्यापी संगठन की दिशा में कदम बढ़ाया गया। दूसरा हम देखते हैं कि प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी अक्रॉस रीजन। जैसा कि मैं अभी बात हुई कि भाई भारत एक विविधता युक्त देश है, तो इसीलिए सभी लोगों के बीच में एकता लाने के लिए विशेष रूप से न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी एक पैन इंडिया विजन के साथ साथ एक पैन इंडिया संगठन की भी आवश्यकता थी। उसके लिए जो कांग्रेस था उसका विचार रखा गया। क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल फोरम फॉर यूनाइटेड एक्शन, यानी कि सभी लोग अपनी मिलके अपने विषयों को, अपनी समस्याओं को जो ब्रिटिश शासक है, वर्ग है, उसके सामने रखें और अपनी आवाज को एक ध्वनि मत से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसकी अधिक सफल होने की संभावनाएं है। यह भी एक उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। रेजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, जैसे जैसे भारतीय शिक्षित हो रहे थे, भारतीयों में के बीच में एक नई चेतना का जागरण हो रहा था। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर चुका था भारत में सामाजिक जागरूकता को
की अलग जगाने के लिए, तो उसकी वजह से भी पॉलिटिकल अवेयरनेस में काफी बढ़ोतरी हो गई थी और भारतीय अब स्वयं अपनी मांगों को अंग्रेजों के सम्मुख रखना चाहते थे। तो इसने भी एक पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के सम्मुख इस कांग्रेस के गठन को बढ़ चढ़ के रखने का प्रयास किया। डेवलपिंग ऑल इंडिया लीडरशिप, यानी कि एक ऐसा नेतृत्व का गठन और कल्पना की गई जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व कर सके और अपने जो समस्याएं हैं उनको मुखर होकर रख सके, उसमें किसी प्रकार का भय ना हो, साहसी हो, बलिदान करने की क्षमता रखते हो, शौर्य से प्रेरित हो। तो इस प्रकार का एक नेतृत्व विकसित करने का जो लक्ष्य था वह भी इसके पीछे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में लोगों के लिए काम कर रहा था। सिक्योरिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस, जैसा कि हमने कहा कि कांग्रेस के माध्यम से सभी लोग अपने अपने समस्याओं को सामने रख पाए, वो भी एक प्रमुख कारण था। तो इस प्रकार से ये सभी कारण थे जिनके ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रव्यापी स्तर के संगठन के गठन की परिकल्पना की गई। उससे पहले शिशिर कुमार घोष के द्वारा या सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो संगठन गठित किए गए थे, उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया था। लेकिन जो कांग्रेस था वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के रूप में हमारे सामने आता है और हम देखते हैं कि आखिर इस स्लाइड में हम डिस्कस करें आखिर वह कौन से कारण थे या कौन सी ऐसी थ्योरीज रही जिन्होंने कांग्रेस के गठन को प्रोत्साहित किया। इसमें एक थ्योरी जो कि बहुत ही प्रचलित है, उसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का नाम दिया जाता है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कांग्रेस की आलोचना के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो कांग्रेस तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल या भारत के वायसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। उसी क्रम में ए ह्यूम जो कि भारत में सिविल सेवा के अंतर्गत थे, उन्होंने कांग्रेस के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके पीछे 1857 की जो क्रांति हुई उसमें ऐसा माना जाता था कि अगर भारतीयों के पास अपनी बात को रखने का, समस्याओं और जो असंतोष है उसको रखने का कोई माध्यम होता तो संभव है इतने बड़े स्तर पे हमें ये विस्फोट और विद्रोह नहीं का सामना नहीं करना पड़ता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ए ह्यूम ने यह प्रस्ताव रखा कि हम एक ऐसे संगठन की का गठन करें जिससे भारतीय अपनी मांगों को अंग्रेजी शासन के सम्मुख खुल के प्रस्तुत कर सकें। लॉर्ड डफरिन कहते हैं इस बात से सहमत हो गए और उन्होंने सहमति जताते हुए ए ह्यूम को एक ऐसे संगठन का गठन करने का अनुमति प्रदान कर दी। स्वयं विलियम बेडनबर्ग की जो बायोग्राफी है 1913 की, उसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के विषय में चर्चा की गई है। दूसरी तरफ एक लाइटनिंग बोल्ट थ्योरी इस संबंध में बिपिन चंद्रा के द्वारा डिस्कस की गई है। बिपिन चंद्रा ने इसके प्रत्युत्तर के रूप में यानी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के प्रत्युत्तर के रूप में उस थ्योरी को सामने रखने का कार्य किया है। उनका कहना है कि वास्तव में कांग्रेस के ही जो पदाधिकारी थे उन्होंने कांग्रेस का इस्तेमाल एक लाइटनिंग बोल्ट के रूप में किया, ए ह्यूम का इस्तेमाल लाइटनिंग बोल्ट के रूप में किया, यानी कि वह अंग्रेजों को यह विश्वास दिलाने में ए ह्यूम के माध्यम से सफल रहे कि अगर कांग्रेस का गठन होता है, कांग्रेस एक शक्तिशाली संस्था के रूप में हमारे और राष्ट्रव्यापी संस्था के रूप में गठित की जाती है, तो वह भारत की जो समस्याएं हैं न केवल उनको सामने रखने का कार्य करेगी बल्कि आवश्यकता पड़ने पर जो भी असंतोष उभरता है उसको भी कम करने का कार्य करेगी। और इस बात में वह यानी कांग्रेस के जो नेतागण है वह सफल सिद्ध हुए। तो कुल मिला के ये दो थ्योरी हैं जिसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी, यद्यपि इस थ्योरी को वर्तमान में इतिहासकारों के द्वारा एवं विद्वानों के द्वारा उतना अधिक स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये प्रचलन में एवं सिद्धांत के रूप में अवश्य ही डिस्कस की जाती है। आइए अब चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के विषय एवं उसके स्थान तथा प्रथम अध्यक्ष आदि प्रमुख तथ्यों के बारे में। कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उनकी सहायता से किया गया था। अन्य स्थापना करने वाले सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दीनसो बादशाह प्रमुख सदस्य थे। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन बंबई में किया गया था जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी या बोमेश चंद्र बनर्जी थे और 1885 में इसकी नींव रखी गई।
पहला सेशन 72 प्रतिनिधियों के द्वारा उपस्थिति में दर्ज हुआ था या संपन्न हुआ था। तत्कालीन भारतीय वायसरॉय लॉर्ड डफरिन थे जिन्होंने इसके गठन के लिए अनुमति प्रदान की थी। कांग्रेस का जो गठन का उद्देश्य था, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, कि भारत में एकता स्थापित करना, जाति, धर्म, नस्ल, भाषा आदि से ऊपर उठकर एक राष्ट्रव्यापी स्तर के संगठन को निर्मित करना ही कांग्रेस का लक्ष्य था। कहते हैं कि प्रारंभ में कांग्रेस जो था वह अपर और मिडिल क्लास का संगठन हुआ करता था और मासेस यानी कि जनता से उसके बहुत अधिक संबंध नहीं थे। दूसरा, जो प्रारंभिक नेता थे वह भी कुलीन वर्ग एवं अभिजात वर्ग से आया करते थे एवं उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वह पश्चिमी जो दर्शन था एवं पश्चिमी सभ्यता थी उससे अधिक प्रेरित हुआ करती थी। दूसरा सेशन जो कांग्रेस का गठित हुआ वह कलकत्ता में हुआ 1886 में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वही तीसरा सेशन मद्रास में गठित हुआ 1887 में। अन्य अध्यक्षों में बदरुद्दीन तैयब जी तथा जॉर्ज यूल प्रमुख शख्सियतों में रहे जिन्होंने अध्यक्ष की भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से यह कांग्रेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कि आखिर कांग्रेस का गठन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य रहे जो कि हमें याद होने चाहिए और अक्सर ही पूछे जाते रहते हैं। अब बात करते हैं मॉडरेट फेज के बारे में, जो कि 1885 से 1905 की अवधि के बीच में रहता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मॉडरेट फेज है क्या और मॉडरेट यानी उदारवादी हम संज्ञा क्यों देते हैं। मॉडरेट फेज में जो नेता थे जिनको उदारवादी होने की संज्ञा दी जाती है वह ब्रिटिश न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास रखते थे और उनके प्रति पूर्ण स्वामी भक्त थे। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है, मॉडरेट कौन है, एक तो उदारवादी है, दूसरा वह ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तीसरा ब्रिटिशों के प्रति स्वामी भक्त है एवं संवैधानिक माध्यमों से ही किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। अधिकांश जो लीडर हैं वह उदारवादी हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्रमुख लीडर्स की अगर हम बात करें तो उसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन सावाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता हैं जो कि मॉडरेट नेता के रूप में भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। अब चर्चा करते हैं आखिर वे कौन सी पद्धतियां थी जिनको मॉडरेट्स के द्वारा अपनाया गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में। सबसे पहले जो 3P का सिद्धांत है वह उन्होंने अपनाया। इस 3P के सिद्धांत में पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट यह आता है। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि आवेदन, प्रतिवेदन एवं पुनः प्रतिवेदन, यानी कि पहले किसी भी विषय को अंग्रेजों के सम्मुख प्रस्तुत करना, यदि वह नहीं मानते तो उसे पुनः रखना तथा उसके बाद उसे पुनः एक बार उनके सम्मुख रखकर यह जताना कि हम आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। दूसरा, फ्रीडम थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स, यानी कि वह धीरे धीरे एक सीढ़ी दर सीढ़ी स्वतंत्रता प्राप्त करने के या अपनी मांग रखने के इच्छुक थे। वह कहीं पर भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना या कोई अतिवादी कदम उठाने के समर्थक नहीं थे और यही मॉडरेटों की शक्ति भी थी और यही कदम उन्हें कमजोर भी बनाता था। दूसरा, हम देखते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में उन्होंने मुख्य रूप से प्रेस को अपना हथियार बनाया हुआ था। इसके अलावा वार्षिक अधिवेशनों के माध्यम से भी वे अपनी बात रखने का कार्य किया करते थे। एनुअल सेशन जो होते थे आईएनसी के, उसमें सरकारी नीतियों, पद्धतियों, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा उनमें क्या क्या समाधान एवं सुझाव दिए जा सकते हैं उनकी चर्चा आदि की जाती थी। साथ ही ब्रिटिश सरकार में वे लोग पूर्ण विश्वास रखते थे। उनका मानना था यह ब्रिटिशर्स ही हैं जो भारत की द्वंद्व स्थिति को बदल सकते हैं, भारत को पुनः एक बार संपन्न बना सकते हैं, भारत को एक वैज्ञानिक शक्ति वाला राष्ट्र बना सकते हैं, ऐसा वे माना करते थे। यही कारण है कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने
जो विश्वास है वह अंग्रेजों के प्रति व्यक्त कर रखा था। की डिमांड्स, आखिर वह कौन-कौन सी मांगे थी जो उनके द्वारा मुख्य रूप से रखी गई, या वह कौन-कौन से ऐसे विषय थे जिन पे अपनी मांगों को रखना चाहते थे। तो सबसे पहले प्रोविंशियल काउंसिल जो था वह उनकी मांग के केंद्र में हुआ करता था, यानी कि वह जो लेजिस्लेटिव स्तर पे या एग्जीक्यूटिव स्तर पे वो सदस्यों की संख्या एवं शक्तियां उनमें निरंतर बदलाव चाहते थे। यही कारण है कि जो 1892 का प्रथम काउंसिल एक्ट उसमें परिवर्तन करके या संशोधन करके प्रदान किया गया, तो उसको उन्होंने अपनी सफलता के रूप में दर्शाने का कार्य किया। दूसरा, इंडियन सिविल सर्विसेज में परिवर्तन लाना। भारतीय सिविल सेवा पूर्व में रंगभेद से रंगभेद एवं नस्लभेद जैसी विकृतियों से ग्रसित रही है। यद्यपि प्रारंभ से ही भारतीय इसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। हमें इस बात का ध्यान रखना, एस एन टैगोर जो कि प्रथम भारतीय एक इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे, 1864 ईस्वी में प्रथम सिविल भारतीय सिविल सेवक के रूप में सामने आए। इससे पूर्व जो सिविल सेवा है वह 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा गठित की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं एक भारतीय सिविल सेवक के रूप में जो नियुक्ति हुई उसको होने में 74 साल का समय लगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो सिविल सेवा थी वह अंग्रेजों के द्वारा प्रोत्साहित और उनके हितों को संरक्षित करने के लिए गठित की गई सेवा थी। इसलिए भारतीयों को उसमें स्थान नहीं दिया जाता था, इसलिए निरंतर रूप से भारतीय मॉडरेट्स थे वह इस काम में लगे हुए थे। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, यहाँ तक कि अन्य जो पूर्व गठित संस्थाएं थी उनमें भी सिविल सेवा में किए जाने वाले संशोधनों की मांग निरंतर बनी रही। दूसरा, इंडियन काउंसिल यानी भारत मंत्री परिषद को या तो समाप्त किया जाए या उसमें संशोधन करके भारतीयों को शामिल किया जाए। अब हम जानते हैं भारत मंत्री परिषद आखिर है क्या। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एवं वाइसरॉय के बीच में काम करने वाली एक बॉडी थी और ये लंदन में स्थित थी। भारत मंत्री उसमें उसकी नियुक्ति की जाती थी और वह भारत मंत्री और वाइसरॉय मिलकर भारत में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। भारत मंत्री परिषद में जितने भी लोग होते थे वे अंग्रेज हुआ करते थे। यही कारण है कि अधिकांश उदारवादी किसी भी प्रकार से ब्रिटिश अभिमत को प्रभावित करके वहां पे एक संशोधन लाना चाहते थे, वहां पे एक परिवर्तन लाना चाहते थे और उनका नियमित प्रयास यही होता था कि भारत मंत्री परिषद को अधिक इंडियन ओरिएंटेशन के अपेक्षा के अनुरूप बनाया जा सके। दूसरा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पृथक रखना। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पृथक रखने की मांग नई नहीं थी। इससे पूर्व हम देखते हैं कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी कई सारे सुधार इंट्रोड्यूस किए तो डीएम स्तर पे या लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे डीएम को जो कार्यपालिका के साथ साथ न्यायिक शक्तियां प्राप्त थी उनको पृथक करने का काम किया। यहाँ तक कि वर्तमान भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 50 में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पृथक करने की जो दिशा निर्देश हैं वह दिए गए हैं। तो यह मांग भी भारतीय मॉडरेट्स के जो एजेंडा थे उसमें शामिल थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखा जाए। आर्म्स एक्ट को वापस लेना, आर्म्स एक्ट लॉर्ड रिटर्न के द्वारा जारी कर दिया गया था, उसको लेकर भारतीय निरंतर उसको समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे और वे मानते थे कि कहीं ना कहीं जो आर्म्स एक्ट है वो भारतीयों को हथियार रखने का जो अधिकार है उसके विरुद्ध है, इसीलिए उसको समाप्त करने की मांग वे किया करते थे। तीसरा, द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू द कमीशन रैंक इन द आर्मी, यानी कि आर्मी के उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, यह उनकी प्रमुख मांग हुआ करती थी। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो कि कृषि सुधार से जुड़ा हुआ है, उनका मानना था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया जाना चाहिए। महलवाड़ी और रेतबाड़ी जो प्रणाली है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। अल्दो इसके अपने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बहुत सारी विकृतियों से ग्रसित था, लेकिन क्योंकि उसमें स्थायी दरों को लागू किया गया था इसीलिए अधिकांश जो जमींदार वर्ग के लोग थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के फेवर किया करते थे। हमें इस बात का ध्यान रखना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की मांग करना, बहुत सारे लोग या तो वकील थे या फिर पत्र पत्रिकाओं का संचालन करते थे, इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मांग उनकी प्रमुख मांगों में एक थी। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये आज भी भारतीयों की मांग है कि अगर आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो हम आपको कर भुगतान नहीं करेंगे।
और साथ ही स्वराज की मांग, जो कि आगे चल के बहुत ही व्यापक स्तर पे कांग्रेस के भीतर रखी गई। तब कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी हुआ, हमें इस बात को ध्यान रखना है। सक्सेस ऑफ मॉडरेट्स, आखिर में ऐसे कौन से विषय थे जिनमें मॉडरेट्स को सक्सेस मिली? तो हमने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो पारित किया गया, उसमें शक्तियां एवं पदों दोनों की संख्या में वृद्धि की गई, लेकिन वह अपेक्षा अनुरूप नहीं थी। दूसरा, राष्ट्रवाद के जो बीज थे वह वो बोने में सफल रहे। इसके लिए हमने देखा कि मुख्य रूप से उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो किए जाने वाले भेदभाव थे उनको सामने रखा, भारतीयों को एक मंच पर लेकर आए और उनके माध्यम से भारतीयों ने अपनी मांगों को प्रस्तुत करने का काम किया। तो ये एक मॉडरेट्स की सफलता है जो उन्होंने प्राप्त करी। उन्होंने मॉडरेट्स के द्वारा डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी जैसे आइडियाज को प्रमोट किया गया। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने समस्त भारतीयों को इस बात का एहसास दिलाया कि वह एक है और लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना शक्तिशाली बना सकता है एक नागरिक को, और साथ ही स्वतंत्रता एक व्यक्ति की गरिमा और मर्यादा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का उन्होंने भारतीयों को एहसास दिलाया। आर्थिक नीतियों को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। इस विषय में आरसी मिश्रा के द्वारा जो लिखित इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरसी दत्त द्वारा लिखित इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरा, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया, बाद में 1902 में उस पर पुस्तक भी लिखी और प्रकाशित कराई, जिसके माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हुई कि अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हैं और निरंतर रूप से भारत का जो पैसा है वह अंग्रेज जा रहा है और अंग्रेज हितों की पूर्ति के लिए व्यय किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों में जागृत हुई। गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रानाडी जैसे लोगों ने सामाजिक सुधार के कार्य किए और साथ ही बाल विवाह एवं महिला बाल विवाह के उन्मूलन को और महिला अधिकारों एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का कार्य उनके द्वारा किया गया। लिमिटेशंस, ऐसे कौन से विषय थे जिनमें मॉडरेट्स को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली या फिर कहीं ना कहीं वे विफल सिद्ध हुए? तो सबसे पहले वो नेशनल मूवमेंट को जनसाधारण से जोड़ने में असफल सिद्ध हुए और इसका मुख्य कारण यह था कि जो अधिकांश लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वह कहीं ना कहीं एलिट क्लास से जुड़े हुए थे, अभिजनवादी लोग थे और उनका मुख्य फोकस अपने उन अधिकारों को ही सामने रखना था जो कि एलिट क्लास या एक बड़े समुदाय या फिर एक जो अभिजनवादी लोग हैं उनसे यानी एलिट क्लास से जुड़े हुए विषय थे। दूसरा, उन्होंने कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करी, जिसकी वजह से भी जनता उनसे नहीं जुड़ पाई। तीसरा, वह स्वयं भी जन आंदोलन की क्षमताओं को समझने में व्यर्थ थे। स्वयं फिरोज शाह मेहता ने ये बात कही थी कि हम अभी जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके की बातें जो थी वह एलिट क्लास के जो लोग थे उनके द्वारा समय समय पर रखी जाती थी। स्वयं जो बड़े पदाधिकारी थे वह जनता से कटे हुए रहते थे, बहुत सारे नौकर चाकर आदि ले लेकर यात्राएं किया करते थे, तो जनता और सदैव पाश्चात्य ड्रेसेस उनके द्वारा पहनी जाती थी, जिसकी वजह से जनता उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती थी। अधिकांश जो उनके विचार थे वह पश्चिम विचारकों से प्रेरित थे, तो इसी कारण से वह स्वयं को भारतीयों के साथ कनेक्ट कर पाने में विफल सिद्ध हुए। तो इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में इस प्रकार हमने चर्चा करी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, उसके गठन की आवश्यकता एवं कारण के पीछे, साथ ही मॉडरेट फेज जिसके बीच में कौन कौन से आखिर ऐसे प्रयास रहे जो मॉडरेट्स के द्वारा किए गए जिनसे भारत को एक राष्ट्रवाद की डोर में बांधा जा सके, और जिन सिद्धांतों एवं टूल्स को उन्होंने अपनाया वह भी बहुत इस वीडियो में इस वीडियो में उनके बारे में भी हमने चर्चा करी है और साथ ही उनकी सफलताएं और विफलताएं भी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस तथा गांधीवादी चरण के प्रारंभ के बारे में। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लीजिए। साथ ही आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।